गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकोज कमांडोज। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, जब कार्ल बूथ साहब ने आर्ची बैक्टीरिया खोजा था 1977 में, तो उन्होंने कहा था कि आर्ची बैक्टीरिया ना प्योरली बैक्टीरिया की तरह है और ना यूकैरियोट की तरह, इसलिए हम लोग एक अलग सुपर किंगडम बनाते हैं। और उन्होंने अलग डोमेन बनाया था आर्चिया। तो इसके बाद 3 डोमेन बन गया, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये तीनों किंगडम डोमेन बन गया था, जो सुपर किंगडम था। इसको डॉक्टर कार्ल बूथ साहब ने इसका कंसिडर किया था कि ये 3 किंगडम अलग अलग होना चाहिए, सुपर किंगडम। ठीक है, तो उसमें से हम लोग आज बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आर्चिया और फिर वायरसेज और फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। अब देखिए, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब जब अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए थे, तो उन्होंने देखा था कि पूरे वर्ल्ड में हम लोगों के अलावा एक और वर्ल्ड है जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है। और उनको बहुत ही फैसिनेटिंग लगा था कि हम लोग के अलावा भी एक वर्ल्ड है, माइक्रोबियल वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जिसके बारे में हम लोगों को अभी तक कुछ पता ही नहीं था। फिर तो इसलिए उन्होंने उनको माइक्रोब्स का या फिर बैक्टीरिया का डिस्कवरर भी कहा जाता है। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए थे अप्रॉक्स 1675 के अराउंड। कहीं कहीं 1665 मिलता है, कहीं 75 मिलता है, कहीं कहीं 76 मिलता है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक है। उसके बाद रॉबर्ट हुक साहब ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। सिंपल माइक्रोस्कोप एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए थे रॉबर्ट हुक साहब। इसका भी ये थोड़ा डेवलप था, उसमें तो सिर्फ बैक्टीरिया को देख रहे थे। यहाँ बैक्टीरिया का जो ऑर्गेनल्स है, उसका स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजिला है, फिम्ब्रियाई है, पीलिया है, सब कुछ को देख रहे थे। फिर आए, इससे भी डेवलप माइक्रोस्कोप बनाया नॉल एंड रस्का ने। इन्होंने बनाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज के टाइम में जितना हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, या फिर वो अगर डीएनए का स्ट्रक्चर हो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो, या फिर कुछ भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको माइक्रो लेवल पर स्टडी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एक और साइंटिस्ट है सी डिलॉर्ड, इन्होंने माइक्रोब टर्म दिया था। इससे पहले माइक्रोब्स को इन्फ्यूजोरियल एनिमल क्यूज कहा जाता था, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड नेम था। तो इन्होंने टर्म दिया और इसके जस्ट बाद पास्टर साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है, माइक्रोब ही सही है। इन्फ्यूजोरियल एनिमल क्यूल कहना मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के साइज। जनरली बैक्टीरिया का साइज 0.2 to 2 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन बैक्टीरिया के साइज में या फिर शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसीलिए हम लोग अलग अलग शेप के हिसाब से भी देख लेते हैं, लेकिन अगर जनरल बात करें तो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर होता है। अगर कोकस शेप का है बैक्टीरिया, कोकस यानी कि जो स्फेरिकल शेप का है, कोकस या स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया 0.5 to 3 माइक्रोमीटर होता है। जबकि कैप्सूल और रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होगा, वो यानी कि जो बैसिलस है, जो बैसिलाई जिसको बोलते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया या तो रॉड शेप का होगा या कैप्सूल शेप का होगा। वो 0.5 to 3 0.2 to 2 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होगा और 0.5 to 20 माइक्रोमीटर उसका लेंथ होगा। क्योंकि रॉड है तो डायमीटर और लेंथ तो वेरी करेगा। स्फेरिकल सिंपली हम लोग डायमीटर कहेंगे या साइज कहेंगे तो चल जाएगा उसका डायमीटर। लेकिन बैसिलस है ना, तो उसमें तो अलग अलग डायमेंशंस है, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, तो उसका जो डायमीटर है वो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर है और लेंथ 0.5 to 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, क्योंकि रॉड शेप है। फिर हम लोग देखते हैं विब्रियो और स्पिरुला, दोनों का साइज जनरली डायमीटर 0.2 to 2 माइक्रोमीटर होता है और लेंथ 0.5 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। क्योंकि जो स्पिरुला होता है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी छोटा भी होता है, लेकिन इसका लेंथ अप टू 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है।
जो विब्रियो होता है वो कॉमा शेप होता है, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं इस तरह से कॉमा शेप या काजू के शेप का होता है। और जो स्पाइरल होता है वो तो हम लोग देखते हैं कि स्पाइरल का पूरा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो विब्रियो और स्पिरुलिना का हमने साइज देखा। अब है स्पाइरोचीट्स, ये कॉर्क के स्क्रू का शेप होता है इसका, और इसका डायमीटर 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर और लेंथ 0.5 to 250 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सटेंसिवली लॉन्ग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे बैक्टीरिया को कि क्या शेप है और मतलब कैसे कैसे बनता है। देखो सबसे पहले तो कोकस बैक्टीरिया, जो कोकस है यानी कि कोकाई है, जो कोकस है वो अगर डिवीजन कर रहा है, कोकस का यहाँ देख रहे हैं, कोकस बैक्टीरिया अगर डिवीजन कर रहा है तो जो दो बैक्टीरिया का पेयर होगा, स्फेरिकल दो बैक्टीरिया का पेयर होगा, 2 पेयर्ड बैक्टीरिया अगर होगा तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस यानी कि दो कोकाई शिफ्ट बैक्टीरिया है वहां पे, तो डिप्लोकोकस हो गया। अगर बैसिलस है, दो बैसिलस बैक्टीरिया है, अब देखो डिवीजन ऑफ प्लेन के हिसाब से भी वेरी करता है। अगर एक बार डिवाइड किया तो डिप्लोकोकस हो गया, अगर दोबारा डिवाइड करेगा फिर से वैसे ही अगर चेन में डिवाइड करते जा रहा है, यानी कि हमने देखा दो ऐसे बैक्टीरिया है, डिवाइड कर चुका है लेकिन फिर भी ये अलग नहीं हुआ है, एक साथ ही है, अटैच्ड ही है, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं डिप्लोकोकस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिवाइड करते जाता है और चेन जैसा फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो वैसे डिप्लोकोकस का ये स्ट्रक्चर हो गया, अगर चेन जैसा फॉर्म कर लेता है, डिवाइड करते जाता है कोकस बैक्टीरिया और एक ही प्लेन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये डिवाइड किया फिर डिवाइड किया फिर डिवाइड किया, एक ही प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हम लोग फैमिलियर भी हैं, बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये उसी प्लेन में डिवीजन नहीं करेगा, चेन नहीं बनाएगा, बल्कि डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा। अब जैसे ये दो बैक्टीरिया हैं, ये डिवाइड करके इसके बगल में नहीं, यानी कि अभी अगर ये लैटरली कर रहा था तो फिर इसका प्लेन चेंज हो जाएगा। अगर ये इधर डिवाइड कर रहा है यानी 4 बैक्टीरिया का एक ग्रुप बन जाता है, दोनों अलग अलग प्लेन में डिवीजन हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में इसको हम लोग टेट्राकोकस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो टेट्राकोकस के बाद अगर ये चारों, पहले तो इधर डिवीजन हुआ फिर इधर और अब अगर इधर हो जाता है, यानी कि थर्ड प्लेन में 1D 2D एंड 3D, अगर थर्ड प्लेन में होगा तो क्या होगा कि ये तो 4 है और उसके नीचे अपोजिट साइड भी 4 बैक्टीरिया हो जाएगा ना, यानी कि क्यूब जैसा फॉर्म करेगा, 8 सेल्स का, 8 बैक्टीरिया सेल का एक क्यूब जैसा फॉर्म करेगा। ऐसे बैक्टीरिया को, इसका एग्जांपल है सार्सिना। सार्सिना जो होता है वो 8 बैक्टीरिया का क्यूब शेप फॉर्म होता है और उसमें हर डिवीजन डिफरेंट प्लेन्स में हुआ रहता है। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं 2 है, एक प्लेन में डिवीजन हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस में उसी प्लेन में डिवीजन हो रहा है, टेट्राकोकस में जो दूसरा डिवीजन है वो दूसरे प्लेन में हो गया, है ना, और सार्सिना में तो तीसरे प्लेन में हो गया, यानी कि 1D 2D और 3D का डिवीजन है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये डिवीजन डिफाइन नहीं होता है, यानी कि प्लेन डिफाइंड नहीं होता है, कि कभी किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है, तो एक बंच जैसा बन जाएगा, कभी इधर बन रहा है कभी इधर डिवीजन हो रहा है, किधर भी हो रहा है, कोई फिक्स प्लेन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन हम कहते हैं कि ये ग्रेप का जैसे बंच होता है ना, उस तरह से बनता है, तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। अगर वो ग्रेप का बंच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, किसी भी डिवीजन में अपना, किसी भी प्लेन में डिवीजन कर रहा है, कोई डिफाइंड प्लेन नहीं है, तो उसको हम लोग स्टेफाइलोकोकस कहेंगे, ओके। इसके अलावा भी
कुछ बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि देखो इसके अलावा बैक्टीरिया है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्टॉक बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया के शेप से थोड़ा डिफरेंट इसका शेप होता है। हम लोग देखें ना, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरोचीट से इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया का शेप होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं स्टॉक बैक्टीरिया, यानी कि इसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जनरली ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके पास एक स्टॉक बना हुआ होता है और ऊपर तो फ्लैजिला है, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्टॉक कभी कभी तो सेल का पार्ट होता है, यानी कि सेल के साथ ही डिवाइड करेगा, सेल के साथ वो बाइफरकेट होकर के डिवाइड करेगा, या कभी कभी क्या होता है कि ये सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट होता है पॉलीसेकेराइड का। तो हमेशा ही हम लोग नहीं कह सकते कि ये कौन सा है। अब देखो, अगर कॉलोबैक्टर का है, कॉलोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, कॉलोबैक्टर में ये सेल का पार्ट होता है, लेकिन अगर गैलियोनेला बैक्टीरिया की बात करेंगे तो गैलियोनेला बैक्टीरिया में ये सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट होता है। गैलियोनेला सिंथेसाइज्ड या फिर सिक्रीटेड प्रोडक्ट होता है, सिक्रीशन होता है सेल से, उसकी वजह से स्टॉक बना होता है। और एक तरफ इसमें फ्लैजिला है या फिर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला भी हो सकता है, मोस्टली एक ही फ्लैजिला होगा, यानी मोनोट्राइकस होगा। हम लोग फ्लैजिला के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, ये जो स्टॉक है हमने देखा ये स्टिकी होता है, यानी चिपकाने का काम करेगा। तो जो स्टॉक बैक्टीरिया है ये जनरली अपीयरेंस में हम लोगों को जब भी नेचर में मिलता है तो ये तो स्टिकी है इसका स्टॉक, तो वो स्टॉक एक जगह जा करके इस तरह से बना रहता है ये रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इस तरह से वो चारों साइड से स्टिकी तो है ही, तो चिपक जाएगा, और बाकी बैक्टीरिया का जो बॉडी होगा वो चारों साइड स्कैटर्ड रहेगा और फिर वो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, इस तरह से वो बना लेगा। अब देखो, ये तो इसको हम लोग रोजेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कभी पूछा जाए कि रोजेट स्ट्रक्चर कौन सा बैक्टीरिया बनाएगा, तो स्टॉक बैक्टीरिया। अब इसमें जो स्टॉक है, ये बैक्टीरिया डिवीजन कभी भी बाइनरी फिजन से नहीं करता है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। यानी कि जब डिवीजन होगा तो एक सेल के पास स्टॉक आ जाएगा और दूसरे के पास फ्लैजिला चला जाएगा। फिर ये जो जिसके पास फ्लैजिला गया वो फ्लैजिला की हेल्प से मूव करके वहां से दूर चला जाएगा और स्टॉक डेवलप कर लेगा। और जिसके पास स्टॉक है वो तो वहीं रहेगा, वो मूव तो नहीं कर पाएगा, उसके पास फ्लैजिला नहीं है, लेकिन वो बाद में फ्लैजिला डेवलप कर लेगा। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, स्टॉक बैक्टीरिया ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन नहीं करेगा, बाइनरी फिजन नहीं करेगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सारा कंटेंट जो सेल का होता है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये बाइनरी फिजन नहीं करेगा क्योंकि इसमें डिवीजन ट्रांसवर्स है। एक सेल के पास फ्लैजिला जाता है और दूसरे के पास स्टॉक। जिसके पास फ्लैजिला जाता है वो मूव करके स्विम करके दूर चला जाएगा और वहां पे फिर से वो स्टॉक डेवलप कर लेगा। जिसके पास स्टॉक रह गया वो तो मूव नहीं कर पाएगा, उसके पास फ्लैजिला है नहीं, तो वो फ्लैजिला डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टॉक बैक्टीरिया। अब हम लोग देखते हैं बाकी के और भी स्पेशल बैक्टीरियाज हैं। अब हम लोग देखते हैं बाकी के स्पेशल बैक्टीरिया। सबसे फर्स्ट है बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल सेल होता है वो फुटबॉल शेप का होता है।
एक गोल सा फुटबॉल शेप का हमारा बैक्टीरिया होगा। उसके बाद उसमें एक नॉब जैसा निकला रहता है, ठीक है, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, और या फिर ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसके साथ फिर एक फुटबॉल जैसा अटैच्ड है, फिर एक ट्यूब है फुटबॉल जैसा अटैच्ड है, फिर ट्यूब है फुटबॉल जैसा अटैच्ड है। ये ट्यूब थोड़ी देर कंटिन्यू होता है, फिर वो स्वोलन हो जाता है और स्फेरिकल या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है कि इसमें से बडिंग हो रहा है। हम लोग बडिंग में भी तो ऐसे ही देखते हैं ना, जो अलगी का होता है, सॉरी यीस्ट का होता है, तो इसलिए इसको हम लोग बडिंग बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोगों को ये बडिंग लाइक अपीयरेंस देता है। इसका एग्जांपल है रोडोमाइक्रोबियम। रोडोमाइक्रोबियम में हम लोग को बडिंग इजीली देखने को मिलता है, और ये बाइनरी फिजन से ये डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बाइनरी फिजन नहीं हो रहा है, ये बडिंग जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है। जो इसका ट्यूब है वो थोड़ी देर बाद स्वेल कर जाता है, फिर स्वेल कर जाता है। अगर कभी इसको डिटैच होना होता है तो फिर किसी ट्यूब के प्लेस से वो डिटैच हो जाता है, लेकिन ये जब चेन के फॉर्म में रहता है तो वो बडिंग लाइक सिम्टम दिखाता है। अब दूसरा है मिक्सोबैक्टीरिया या फिर ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। देखो, इसका नाम ग्लाइडिंग बैक्टीरिया इसलिए है क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला मूवमेंट नहीं करता है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, ठीक है, इसके स्लाइम लेयर की वजह से। देखो इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स मैं बताती हूँ। देखो मिक्सोबैक्टीरिया जो होता है उसके पास जनरली सेल वॉल नहीं होता है, होता ही नहीं, सेल वॉल नहीं है। याद रखना, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो कभी भी उसके पास फ्लैजिला भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लैजिला का जो हुक वाला पोर्शन होता है वो सेल वॉल से ही स्टार्ट होता है। तो अगर जिस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है उसके पास कभी भी फ्लैजिला भी नहीं होगा। अब देखो, अगर इसके पास फ्लैजिला नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो फ्लैजिला नहीं है, तो इसके पास स्लाइम लेयर होगा, इसके बाहर इसके पास स्लाइम लेयर होता है, और इसी स्लाइम लेयर की वजह से ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कर पाता है। अब देखो, इसमें कभी कभी ये जब फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, मिक्सोबैक्टीरिया का फ्रूटिंग बॉडी ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जनरली आप लोग देखेंगे बुक्स में भी ये पिक्चर्स मिल जाएंगी, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्लाइम लेयर जब इसका हार्ड हो जाता है तब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इससे इसका शिगार शेप, जब वो हार्ड शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी टूटता है, बर्स्ट होता है, तो फिर इसमें से सिगार शेप सेल्स निकलता है, ठीक है, लंबा लंबा जो सिगार शेप का सेल होता है, इसका बैक्टीरिया का ओरिजिनल सेल होता है, वो वहां से रिलीज होगा, और वो जो देखो लिख लो, सिगार शेप सेल होगा, और वो सिगार शेप सेल जब उसका स्लाइम लेयर ब्रेक होगा उसके बाद वहां से रिलीज होता है, और फिर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं। वो सिगार सेल जब जर्मिनेट होता है तो फिर जर्मिनेट होकर के सिस्ट वॉल, जो इसका सिस्ट बना हुआ है, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है स्लाइम लेयर का हार्ड होकर के, वो फिर जर्मिनेट होकर के सिस्ट को ब्रेक करता है और वहां से निकलता है, ठीक है। अब देखो, ये जनरली एक्वेटिक फॉर्म में मिलता है, या फिर सोयल में मिलता है, या बहुत जगह होता है, डंग वगैरह में मिलता है, वाटर में भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे कॉमन या फिर डिस्ट्रक्टिव फॉर्म बोलेंगे वो एक्वेटिक फॉर्म है, क्योंकि इसका जो एक्वेटिक मिक्सोबैक्टीरिया जो है वो हमेशा ही फिश में, बहुत सारे फिशेज में बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव डिजीज कॉज करता है, और फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत ही हार्मफुल है, यानी फिश प्रोडक्शन में ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सो मिक्सोबैक्टीरिया जो कि फिशरीज में यानी फिशेज में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस कॉज करता है। अब हम लोग देखते हैं स्पाइरोचीट्स। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये भी लार्ज है,
हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके पास भी सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो फ्लैजिला नहीं है, तो फ्लैजिला नहीं है तो उसमें तो ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा था, लेकिन इसमें एक अलग तरह का मूवमेंट होता है, इसको फ्लेक्जन मूवमेंट बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देखो, इसके जो इसका इस तरह का सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होता है, वो थोड़ा सा स्पाइरल बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जो स्पाइरल इसका सेल होता है उसके साथ साथ एक थिन सा एकदम पतला सा एक्सियल फिलामेंट हेलिकली अटैच्ड होता है, और वो जो एक्सियल फिलामेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, और वही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसमें मूवमेंट होता है। जैसे हम लोग अर्थवॉर्म को ऐसे मूव करते हुए देखते हैं ना, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स होगा, इस तरह से वो मूव करता है। इसके एक्सियल फिलामेंट में भी एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिलता है। इसका जो एक्सियल फिलामेंट होता है वो मेन स्पाइरल बैक्टीरिया के साथ वुंडेड रहता है, और फिर एक्सियल फिलामेंट बना हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, और फिर वो मूव करेगा, इस तरह से वो आगे मूव करता रहेगा। स्पाइरोचीट्स कभी कोई भी रेस्टिंग स्पोर नहीं बनाता है, कभी भी वो कोई रेस्टिंग स्पोर नहीं बनेगा, और ये जनरली मडी वाटर में रहता है, कीचड़ वाले पानी में। और ये बहुत सारा डिजीज कॉज करता है, बहुत सारे स्पाइरोचीट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन में स्पेशली जो सिफिलिस है या फिर जॉन्डिस है, ये सब डिजीज कॉज करता है। जॉन्डिस, सिफिलिस इन ह्यूमन, राइट। और ये कोई स्पोर नहीं बनाएगा, बाकी तो हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। जो एक्सियल फिलामेंट होता है उसको हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं। एक्सियल फिलामेंट को क्रिस्टा टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक और है स्पेशल बैक्टीरिया हम कहेंगे एक्टिनोमाइसीटीज। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो फंगस है, लेकिन ये फंगस नहीं है, ये प्रोकैरियोट है, लेकिन इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स फंजाई से मिलते हैं। सबसे कॉमन है कि ये तो माइसीलियम बनाता है, इसलिए इसको माइसीलियल बैक्टीरिया बोला जाता है। माइसीलियम फंगस का कैरेक्टर है ना, और ये माइसीलियम बनाता है, इसलिए इसको माइसीलियल बैक्टीरिया भी कहते हैं। और भी बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं जो फंगस से मिलते हैं, लेकिन ये है ओरिजिनली प्रोकैरियोट, क्योंकि इसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। ये डिवीजन बाइनरी फिजन से भी करता है और फ्रैगमेंटेशन से भी करता है, यानी कि दोनों का कैरेक्टर है। ये पहले फंगस में था, लेकिन जब डिटेल में स्टडी करने के बाद पता चला कि ये प्रोकैरियोट है तो फिर उसको बैक्टीरिया में रखा गया। एक्टिनोमाइसीटीज का सबसे स्पेशल बात अगर कभी पूछा जाए तो यही पूछा जाता है कि एक्टिनोमाइसीटीज एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन का सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है। कौन सा स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो सबसे कॉमनली हम लोग यूज करते हैं? एक्टिनोमाइसीटीज है, माइसीटीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने पहले ही आंसर बता दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसीटीज जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाता है, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसीटीज के मोर देन 8000 स्पीसीज हैं, और वो सारे बहुत अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। उसका जो डिफरेंट स्ट्रेन्स होता है वो अलग अलग एंटीबायोटिक बनाता है, और आज के ज़माने में एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिनोमाइसीटीज को ही यूज किया जाता है, फंगस को नहीं। फंगस बहुत कम है जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिनोमाइसीटीज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। देखो, सेल में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बाहर होता है उसका सेल वॉल, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं
कि सेल वॉल के बाहर भी कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो सेल वॉल जनरली बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है या पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अब देखो, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें अप्रोक्स 80% म्यूकोपेप्टाइड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 80% म्यूकोपेप्टाइड होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 3 to 12% तक म्यूकोपेप्टाइड होगा। म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव में अगर म्यूकोपेप्टाइड इतना कम है 3 to 12% का, तो बाकी का क्या है? तो बाकी का उसमें पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड होता है। जनरली वो पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये मेजर पोर्शन है। हम लोग सेल वॉल को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग अलग इसके अलग अलग सेक्शंस में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ। फिर कभी कभी सेल वॉल के बाहर कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है, और अगर वो ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। अगर उसका रिजिडिटी कम है, उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा है, तो फिर उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलेंगे। दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर वही है, दोनों ही ग्लूकोज की पॉलीसेकेराइड से ही बनता है। लेकिन अगर वो हार्ड है, रिजिड है, उसमें फ्लूइडिटी कम है, तो वो कैप्सूल कहलाता है। और अगर वो उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो फिर उसको स्लाइम बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जैसे कि सैल्मोनेला, नहीं स्यूडोमोनास। क्या स्यूडोमोनास? स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो वायरुलेंस होता है, स्यूडोमोनास जो प्लांट्स में विल्ट कॉज करता है, वो स्यूडोमोनास, अगर उसमें कैप्सूल है, यानी कि स्यूडोमोनास में जो कैप्सूल होता है उसके वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कैप्सूल नहीं है तो वो वायरुलेंट नहीं होगा, ए वायरुलेंट हो जाएगा, वो डिजीज ही नहीं कॉज कर पाएगा। तो स्यूडोमोनास में कैप्सूल की वजह से उसका वायरुलेंस होता है, जबकि सैल्मोनेला में उसके फ्लैजिला की वजह से होता है। ये याद रखना। स्यूडोमोनास में जो वायरुलेंस है, यानी कि विल्ट कॉज करने का कैपेसिटी, वो कैप्सूल की वजह से है, जबकि सैल्मोनेला में जो वायरुलेंस है वो फ्लैजिला की वजह से। अगर फ्लैजिला नहीं है तो फिर ये ए वायरुलेंट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्राई। ये तीनों ही सरफेस एडहेरेंस कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं। इसमें से ये या तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं या फिर दूसरे सेल से अटैच होने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग कंजुगेशन, या फिर ये कभी कभी स्विमिंग में या किसी और सबस्ट्रेट से अटैच होने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। हम इस तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे कॉमन बात है, इसमें जो फ्लैजिला होता है वो जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलर स्ट्रक्चर है 9+2 वो नहीं होता है। 9+2 फ्लैजिला सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, इसमें 9+2 स्ट्रक्चर नहीं होता है। 9+2 फ्लैजिला मिलता है हमें फंगस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है उसमें 8 फाइब्रिलर रिंग होते हैं, 8 फ्लैजिलीन प्रोटीन का रिंग होता है, वो इसको कंस्टिट्यूट करते हैं इसके फ्लैजिला को, और वो 8 रिंग एक दूसरे से स्पाइरली बुंडेड रहते हैं, ठीक है। फिर पिलाई हो गया, ये पिलाई फ्लैजिला के कंपैरिजन में छोटा होता है लेकिन स्कैटर्ड होता है। फिम्ब्रिया पिलाई से भी छोटा है और उससे भी ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा है। जनरली फिम्ब्राई जो है एग्लूटिनेशन में काम करता है या फिर किसी सेल को चारों तरफ से कवर करना है, हीमाग्लूटिनेशन जो हम देखते हैं
कि आरबीसी के सेल को चारों साइड से बैक्टीरिया कवर करता है, तो वहाँ पे ये अटैच होने का, फिब्राइल होता है ना, वो स्टिकी होता है पूरा, तो वो उसको चारों साइड से कवर करके एक दूसरे से चिपक करके पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं उसमें लैमिना और क्रोमैटोफोर्स मिलता है। जो लैमिला है वो थैलाकोइड का होमोलोगस है, काइंड ऑफ होमोलोगस है। जो लैमिला होता है वो थैलाकोइड जैसा, जैसे प्लांट में थैलाकोइड्स होते हैं वैसा फंक्शन वो करता है, जबकि क्रोमैटोफोर्स वेसाइकल्स का काम करता है। और क्रोमैटोफोर्स याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में ही होता है, कभी भी प्लांट्स में या किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। फिर आता है हमारा मीजोजोम। इसका डीएनए कंप्लीट न्यूक्लियस में पैक तो है नहीं, न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो मीजोजोम है वो उस डीएनए का रेप्लिकेशन और डिवीजन, और फिर जब डिवीजन होता है उस टाइम में सेप्टा फॉर्मेशन का काम करता है। जीनोम रेप्लिकेशन एंड सेप्टा फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर में बता रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, यही है इसका मीजोजोम। ये जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तो सब कुछ बढ़ रहा होगा, ये धीरे धीरे बड़ा होकर के पूरे सेल को कवर करेगा, यहाँ तक दूसरे साइड तक आ जाएगा, एक सेल उधर एक इधर, ये बाइनरी डिवीजन कराएगा, यानी कि डिवीजन में हेल्प करता है। ये जो हम लोग डीएनए देख रहे हैं फैला हुआ स्कैटर्ड, इसमें न्यूक्लियस नहीं है ना, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में उसके साथ साथ और भी बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं, वेसाइकल्स हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हम लोग क्या देते हैं, वेसाइकल्स हैं, कहीं पे राइबोसोम है, और ग्रैनुलर इंक्लूजन्स हैं, ये हमारा बड़ा सा जो कि सेल से बहुत, सेल से कभी कभी 10 गुना ज़्यादा, 15-20 गुना ज़्यादा लंबा फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का लेंथ जनरली सेल से मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग होता है। उसके अलावा ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है पिलाई का, ये चारों साइड होगा, किसी एक जगह पे नहीं होगा, चारों साइड होगा और फैला हुआ होगा। पिलाई में कंजुगेशन में काम आता है, उसको हम लोग सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर। अब देखो हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन भी आता है। इसको हम लोग 5 अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है सरफेस अपेंडेजेस, सरफेस अपेंडेजेस जिसमें हम लोग फ्लैजेला, फिम्ब्राई और पिलाई को पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद है सरफेस एडेनेंस, यानी कि सरफेस को कोट करने के लिए क्या क्या है ना, उसको कवर क्या क्या कर रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसे देखो, ये सबसे अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाहर सेल वॉल है और उसके बाहर कैप्सूल है, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। तो इसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे और कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा सरफेस एडेनेंस के बाद सेल वॉल को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। फिर साइटोप्लाज्म और बाकी के ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट में बैक्टीरिया को रखा जाता है तो इंडोस्पोर बना लेगा, या फिर जो आयरन बैक्टीरिया है वो फिर आयरन का जो मैग्नेटोजोम्स बैक्टीरिया है वो आयरन का कैप्सूल्स बना करके रखता है, या फिर जैसे हमने स्टॉक बैक्टीरिया में देखा स्टॉक फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो बाकी के स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो भी देखेंगे। ये सब कुछ हम देखेंगे कल की क्लास में और डिटेल में देखेंगे। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा आप लोग। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।